स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं जो हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मुख्य मुख्य पॉइंटों को यहाँ पर रखा है, तो ध्यान से समझना है और नोट्स भी तैयार करना है। चलिए आगे समझते हैं, मुख्य पॉइंटों को समझते हैं। हृदय हार्दिकी पेशियों से बना है। हृदय किससे बना है? हार्दिकी पेशियों से बना है और रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख एवं विशिष्ट अंग है। यह हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग एवं विशिष्ट अंग है। ठीक, हृदय रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ यहीं से होता है। यानी जो हृदय रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है वह हृदय से ही होता है और रक्त शुद्धि होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। यहीं से रक्त यानी शुद्धिकरण होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। कहाँ से? हृदय से ही। यानी रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? हृदय से प्रारंभ होता है। ठीक, आगे समझते हैं। हृदय की ओर अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियों या नलिकाओं को शिराएं कहते हैं एवं हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में वितरण के लिए ले जाने वाली वाहिनियों एवं नलिकाओं को धमनियाँ कहते हैं। ध्यान दें, ये क्वेश्चन बन सकता है। हृदय की ओर अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियों या नलिकाओं को क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं एवं हृदय से शुद्ध रक्त को, कौन से रक्त को? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में वितरण के लिए ले जाने वाली वाहिनियों अथवा नलियों को धमनियाँ कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। विद्यार्थियों, 24 घंटे में, इन पॉइंटों को आप नोट कर लें, 24 घंटे में 72 लीटर अर्थात आराम की स्थिति में हृदय के द्वारा प्रति मिनट, यह ध्यान दें, 24 घंटे में यह पंप करता है 72 लीटर ब्लड। हृदय 24 घंटे में 72 लीटर पंप करता है और यह ध्यान दें कि आराम की स्थिति में हृदय के द्वारा प्रति मिनट, ये था 24 घंटे का। ठीक, अब प्रति मिनट महाधमनियों में 5 लीटर रक्त पंप किया जाता है। प्रति मिनट आराम की स्थिति में 5 लीटर रक्त पंप किया जाता है और यह ध्यान दें, जब ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है तब इस रक्त की मात्रा प्रति मिनट बढ़ती जाती है। जब अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कोई कार्य करते हैं, ऊर्जा वाले कार्य करते हैं, जैसे दौड़ना और योगासन वगैरह, व्यायाम वगैरह करते हैं, तो ऊर्जा के जल्दी जल्दी सांस, अब ध्यान दें, जल्दी जल्दी सांस चलती है ना, तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब आप नोटिस करना, आपके खुद समझ में आ जाएगा। देखो, 24 घंटे में 72 लीटर, कैसे? आराम की स्थिति में 24 घंटे में 72 लीटर यह पंप करता है अर्थात आराम की स्थिति में, और हृदय के द्वारा प्रति मिनट महाधमनियों में 5 लीटर रक्त पंप किया जाता है आराम की स्थिति में। लेकिन जब ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है तब इस रक्त की मात्रा प्रति मिनट बढ़ती जाती है। जब सांस तेज चलती है तो ज़्यादा जल्दी सांस लोग खींचने लगते हैं ना, जल्दी बाहर निकालते हैं, तो प्रति मिनट बढ़ती जाती है। ठीक, आगे समझें कि क्रियात्मक रूप से हृदय के कितने भाग हैं। क्रियात्मक रूप में हृदय के 2 भाग हैं, बायां एवं दायां। दायां हृदय, विद्यार्थियों, दायां हृदय फेफड़ों को रक्त भेजता है। दायां हृदय फेफड़ों को रक्त भेजता है और बायां संपूर्ण शरीर में भेजता है। मुख्य तो 2 भाग हैं, लेकिन इसमें बाएं में 2 पार्ट हो जाते हैं, फिर दायां जो है 2 पार्ट में हो जाता है, बायां 2 पार्ट में हो जाता है, तो 4 प्रकोष्ठ हो जाते हैं। लेकिन अगर मुख्य पूछा गया क्रियात्मक रूप में तो 2 आप बताएंगे और प्रकोष्ठ पूछे गए तो आप 4 बताएंगे, ये ध्यान रखना। और दायां हृदय फेफड़ों को रक्त भेजता है तो और बायां संपूर्ण शरीर को, तो इस प्रकार बाएं में शुद्ध रक्त होता है और दाएं में अशुद्ध रक्त बहता है। दाएं से जब अशुद्ध रक्त ही तो फेफड़ों में भेजा जाता है, फिर प्रक्रिया प्रोसेस होकर बाएं में जो है शुद्ध रक्त आता है, तो बाएं में शुद्ध और बाएं से फिर पूरे शरीर में जो है रक्त भेज दिया जाता है। तो ये मेन पॉइंटों, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन मेन पॉइंटों को आप नोट करें कि बायां
एवं दायां 2 भाग होता है। दायां हृदय फेफड़ों को रक्त भेजता है और बायां संपूर्ण शरीर को भेजता है, और बाएं में शुद्ध रक्त होता है, दाएं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, आगे समझें कि हृदय फुफ्फुस के मध्य कहाँ पर स्थित रहता है। अब इसकी स्थिति समझ लें। हृदय फुफ्फुस के मध्य, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा के मध्य, मध्य माने बीच, स्टर्नम के पीछे वक्ष भाग में स्थित रहता है। वक्ष भाग में स्थित रहता है। स्टर्नम जो एक हड्डी होती है उसके पीछे, और बंद मुट्ठी के आकार, इसका आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का शंकु के समान होता है, और इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक, आगे समझें। इसकी भित्ति का निर्माण कितने स्तरों में होता है। हृदय की भित्ति का निर्माण कितने स्तरों में होता है, तो 3 स्तरों में होता है। परिहृदय स्तर, हृदयपेशी स्तर और अंतर्हृदय स्तर, 3 स्तर। यानी हृदय भित्ति का निर्माण कितने स्तरों में होता है, तो 3 स्तरों में होता है। एक हो गया परिहृदय, दूसरा हृदयपेशी, अंतर्हृदय स्तर। ठीक, यानी परिहृदय, हृदयपेशी, अंतर्हृदय स्तर। आगे समझें। हृदय स्पंदन उत्पन्न किसके द्वारा होता है, यह ध्यान दें। हृदय स्पंदन उत्पन्न किसके द्वारा होता है, तो पेस मेकर से होता है। हृदय स्पंद करता है ना, तो किसके द्वारा होता है, तो पेस मेकर के द्वारा होता है। और हृदय पेशी के अंकुचन एवं संकुचन से ही रक्त का आगमन और निर्गमन होता है। हृदय के अंकुचन एवं संकुचन यानी प्रसारण और संकुचन से ही रक्त का आगमन और निर्गमन होता है, यानी आता है और जाता है। और 1 मिनट में 70 से 75 बार इसकी प्रक्रिया हो जाती है। या यूँ कहें कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 75 बार तक धड़कता है लगभग। और आगे समझे कि शिराओं के माध्यम से रक्त संग्रह तथा धमनियों के माध्यम से शरीर में भेजा जाता है। आगे अभी मैंने आपको समझाया ही शिराएं और धमनियों के विषय में थोड़ा सा। तो शिराओं के माध्यम से रक्त संग्रह यानी लाया जाता है तथा धमनियों के माध्यम से शरीर में भेजा जाता है। यह ध्यान दें। और कार्य समझ लें, मेन पॉइंटों को मैंने बता दिया, आप कार्य समझ लें कि शरीर में रक्त की आपूर्ति करना, इस कार्य के संपादन में शिरा और धमनी विशिष्ट अंग है। शरीर में इसका कार्य है शरीर में रक्त की आपूर्ति करना। इस कार्य के संपादन यानी जो ये कार्य होता है संपादन में शिरा और धमनी विशिष्ट अंग है। और शरीर के समस्त अंगों एवं पूरे भाग से ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न महाशिरा और हृदय शिराएं मिलकर अशुद्ध रक्त को लाती हैं और हृदय के दाएं अलिंद में संग्रहित करती हैं। ये दोबारा समझ लें। देखो, शिराओं के माध्यम से, ध्यान दें यहाँ पर, शिराओं के माध्यम से रक्त संग्रह किस प्रकार से, धमनियों के माध्यम से शरीर में भेजा जाता है। धमनियों, ध्यान दें कि शिराओं के माध्यम से रक्त संग्रह किया जाता है। अब इकट्ठा नहीं कर दिया जाता, लेकिन प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, तथा धमनियों के माध्यम से शरीर में भेज दिया जाता है। और इसका कार्य आप समझें कि शरीर में रक्त की आपूर्ति करना, यानी शरीर में रक्त की आपूर्ति करना, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इस कार्य में अब जब ये जो कार्य होता है, शरीर के रक्त की आपूर्ति का जो कार्य होता है, इस कार्य के संपादन में शिराएं और धमनी विशिष्ट अंग हैं। शरीर के समस्त अंगों एवं पूरे भाग से, शरीर के समस्त अंगों एवं पूरे भाग से ऊर्ध्व महाशिरा, ध्यान दें, ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न महाशिरा और हृदय शिराएं मिलकर अशुद्ध रक्त को लाती हैं हृदय के दाएं आलिंद में। कहाँ पर, दाएं आलिंद में संग्रहित करती हैं। आगे समझें कि दो भागों में विभक्त होकर हृदय में रक्त पहुँचाती हैं। हृदय में नहीं, देखो, दो भागों में विभक्त होकर, एक ऐसा प्रोसेस है, वो मेन विद्यार्थियों मैं यहाँ समझा रही हूँ, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस है, उसके आगे जो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो किस प्रकार कार्य करती हैं। तो 2 भागों में विभक्त होकर रक्त पहुँचाती हैं, हो जाती हैं 2 भागों में, ठीक, जहाँ इनका शुद्धिकरण होता है। और यानी कहाँ पर,
फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फिर फुफ्फुस से शुद्ध रक्त चार फुफ्फुस शिराओं के द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आ जाता है। देखो, 2 भागों में विभक्त होकर यहाँ पर फेफड़ों में 2 भागों में विभक्त होकर फेफड़ों में रक्त पहुँचाती हैं, और जहाँ इसका शुद्धिकरण होता है, जहाँ इसका फेफड़ों में शुद्धिकरण होता है ना, और फुफ्फुसीय धमनी फिर फुफ्फुस से यानी फेफड़ों से, और फुफ्फुसीय धमनी, ये ध्यान रखना, फिर फुफ्फुस से शुद्ध रक्त 4 फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, कितने 4 फुफ्फुस शिराओं के द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में यह आ जाता है, और यहाँ से रक्त महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में वितरण हो जाता है। ठीक, आगे समझें। मूलतः ध्यान दें, मूलतः हृदय का एक ही काम है, रक्त को पंप करना। मूलतः हृदय का एक ही काम है, रक्त को पंप करना। इसके एक ओर से आता है तो दूसरी ओर से पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये समझें कि मेन इम्पॉर्टेंट कार्य इसका एक ही, लेकिन इसमें प्रोसेस काफ़ी होते हैं, काफ़ी जो है, यानी आप इसके विषय में और गहनता से समझेंगे तो समझ पाएंगे, लेकिन मुख्य पॉइंटों को यहाँ हमने नोट किया है। लेकिन यह ध्यान रखें, ब्लड साफ होता है वहाँ फेफड़ों में, और केवल जो है हृदय का काम है मूलतः मतलब हृदय का एक ही काम है, रक्त को पंप करना, एक ओर से आना, एक ओर से बाहर निकाल देना। ठीक, तो इतना आपने मेन पॉइंटों को समझ लिया। अब हम समझेंगे रक्तचाप को, यानी ब्लड प्रेशर को समझेंगे। चलिए समझते हैं विद्यार्थियों, जो कि इसी के अंतर्गत है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं रक्तचाप से। तो देखो, रक्त परिसंचरण का अर्थ है रक्त का बहाव। रक्त परिसंचरण का अर्थ क्या है? रक्त का बहाव। संकुचन के द्वारा धमनियों में जो रक्त पहले से रहता है, अब रक्तचाप को समझें कि संकुचन के द्वारा धमनियों में जो रक्त पहले से रहता है उसके अतिरिक्त और रक्त धकेल दिया जाता है। उसमें पहले से विद्यमान रहता है लेकिन फिर भी और रक्त धकेल दिया जाता है, जिससे उनमें दाब अधिक हो जाता है। उसको हाई बीपी कहते हैं। इस दाब को प्रकुंचन दाब कहते हैं। इस दाब को क्या कहते हैं? प्रकुंचन दाब कहते हैं। और निलयों के शिथिलन से यह दाब कम हो जाता है तो उसको लो बीपी कहते हैं। तो उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। तो ये जो है बैलेंस में रहना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अधिक और कम दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो, संकुचन के द्वारा धमनियों में जो रक्त पहले से रहता है उसके अतिरिक्त और रक्त धकेल दिया जाता है, जिससे उनमें दाब अधिक हो जाता है। इस दाब को प्रकुंचन दाब कहते हैं। और निलयों के शिथिलन से यह दाब कम हो जाता है तो उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। आगे समझते हैं, रक्त दाब किस पर निर्भर रहता है? पॉइंटों में आप नोट कर लें कि निलय से धकेली गई रक्त की मात्रा, जिसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, किसके कारण होता है? किस पर निर्भर है रक्तदाब? निलय से धकेली गई रक्त की मात्रा, जिसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। दूसरा है धमनिकाओं में रक्त प्रवाह के प्रतिरोध की मात्रा कितनी है? धमनिकाओं में रक्त प्रवाह के प्रतिरोध की मात्रा कितनी है? अगला है धमनिकाओं की दीवारों की प्रत्यास्था कैसी है? अगला है धमनियों में रक्त का कुल आयतन कितना है? इन सब पर भी निर्भर करता है रक्तदाब। आगे बढ़ते हैं, रक्त की श्यानता कितनी है? तो इन सब पर यह निर्भर करता है रक्तदाब। ठीक, आगे समझें रक्तदाब को कि रक्तदाब यंत्री किससे मापा जाता है? अब यह क्वेश्चन बन सकता है। रक्तदाब को किससे मापेंगे? वह कौन सा यंत्र है? वह यानी रक्तदाब को रक्तदाब मापी यंत्र से नापा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? अब इसको रक्तदाब मापी यंत्र भी कह सकते हैं आप। और दूसरा नाम जो आप सभी समझते होंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से यह नापा जाता है। और वयस्क व्यक्ति में प्रकुंचन दाब सामान्यतः 110 से 130 मिलीमीटर पारे के बीच में रहता है। और अनुशिथिलन दाब
70 से 90 तक रहता है, यानी मिलीमीटर पारे के बीच में रहता है। यह अनुशीतलन का जो है माप है 70 यानी 70 से 90 तक, और प्रकुंचन दाब यानी 110 से 130 यानी यह सामान्य है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होता है तो जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है शरीर में। और रक्तचाप के बढ़ने या घटने में सहायक परिस्थितियाँ कौन सी हैं? देखो अब इतना आपने मेन पॉइंट को नोट कर लिया, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे समझे कि रक्तचाप के बढ़ने या घटने में सहायक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ भी सहायक होती हैं, जैसे वृक्क एवं हृदय संबंधी रोग। कौन कौन से, ध्यान दें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी आप अच्छे से आंसर दे लेंगे अगर समझ में आएगा। आपको एक ही बार में यह वीडियो समझ में आ जाएगा। देखो, वृक्क एवं हृदय संबंधी रोग, मानसिक स्तब्धता, उत्तेजना, चिंता, शारीरिक रोग, तनाव, दुख सुख, शारीरिक श्रम इत्यादि, ये सहायक परिस्थितियां हैं। और आगे समझते हैं, अत्यधिक उच्च रक्तचाप। अत्यधिक उच्च रक्तचाप की स्थिति में क्या होता है? अब ये जो ज़्यादा इन यानी जो ये रक्तचाप के बढ़ने में जो सहायक होती हैं, तो इनसे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? तो इसकी ऐसी स्थिति में यानी जब अत्यधिक उच्च यानी हाई बीपी होता है, बढ़ा रहता है, तब मस्तिष्क की धमनियों के फट जाने का डर रहता है। कभी कभी रक्त संचरण, श्वसन आदि जीवन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण रखने वाले केंद्रक का निष्क्रिय हो जाना, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यह। आगे समझे विद्यार्थियों, रक्तचाप अर्थात एक बार में जो गति स्थापित हो जाती है वह आजीवन बनी रहती है। हृदय की धड़कन के लय और ताल का जिम्मेदार कौन है? पेसमेकर है। हृदय की धड़कन के लय और ताल का जिम्मेदार पेसमेकर है, यह भी नोट कर लें। और यह समझ लें कि रक्तचाप अर्थात एक बार की जो गति जो हृदय की जो गति होती है, वह एक बार जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम वो, अब छोटे बच्चे का तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे एक बार जो गति स्थापित हो गई किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की, वह आजीवन बनी रहती है। इसीलिए डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए इसमें बताया गया 70 से 90, 110 से 130, जो अभी मैंने बताया ये प्रकुंचन तक का सामान्य दाब, यानी 110 से 130 और 70 से 90 यही होता है। तो जिसकी जो उसी टाइम गति स्थापित हो गई वही उसके जीवन पर्यंत चलता रहता है। आगे समझे विद्यार्थियों, ये आपने नोट ही कर लिया होगा कि हृदय की धड़कन के लय और ताल का जिम्मेदार पेसमेकर होता है। ठीक, अब आगे समझें, स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र के अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक भाग के सक्रिय होने से हृदय गति बढ़ जाती है। हृदय गति कैसे बढ़ती है? अब इसकी यह भी समझ लें कि स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र के जो स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र है के अनुकंपी सिंपैथेटिक भाग, यानी इसको अनुकंपी कहें या सिंपैथेटिक कहें, सिंपैथेटिक भाग के सक्रिय होने से हृदय गति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त रक्त प्रवाह के द्वारा लाए गए कतिपय हार्मोन्स इसके कारण बढ़ता है। और सहायक, ये पहले मैंने बताया, अभी और मैं आपको बताऊंगी जो जीवनचर्या के कारण बढ़ते हैं, यानी हृदय चाप बढ़ता है, यानी हृदय दाब बढ़ता है। आगे मैं और नोट कराऊंगी, लेकिन यह समझें कि हृदय गति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सिंपैथेटिक के कारण बढ़ती है, और इसके अतिरिक्त रक्त प्रवाह के द्वारा लाए गए कतिपय हार्मोन्स, कौन से? एड्रिनल ग्रंथ से एपिनेफ्रीन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथ से एपिनेफ्रीन हार्मोन, ये ध्यान दें, एपिनेफ्रीन हार्मोन बढ़ाता है हृदय गति को। और थायराइड ग्रंथ से T3 और T4 हार्मोन भी सहयोग करता है। और यह भी नोट करें कि अगर यह क्वेश्चन बन सकता है कि थायराइड ग्रंथ से T3 और T4 भी यानी हार्मोन्स निकलता है, यह भी ध्यान रखना। यह भी क्वेश्चन, यानी आप आंसर इसका भी दे सकते हैं इसको समझकर। यानी देखो, ये जो
इसके अतिरिक्त रक्त प्रवाह के द्वारा लाए गए जो कतिपय जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे वे कौन से, तो एड्रिनल ग्रंथ से एपिनेफ्रिन हार्मोन और थायराइड ग्रंथ से T3 और T4 हार्मोन भी सहयोगी बनता है। और शरीर का तापमान कैसा है, शरीर का तापमान भावावेश की अवस्था और बढ़ती उम्र भी इसके गति को बढ़ाती है, रक्तदाब को। ठीक, आगे समझें विद्यार्थियों, मेन इंपॉर्टेंट तो यह समझें कि सबसे गंभीर खतरा स्वयं किसको है, हृदयगत को ही है। इससे हृदय को ही सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो किस प्रकार से होता है, हृदय आघात एवं किसी भी धमनी या शिरा के फट जाने से जानलेवा रक्तस्राव होता है, उसे हेमरेज कहते हैं। तो हेमरेज हो जाता है, रक्तस्राव यानी हेमरेज होना जब हृदय पर, यानी कि सबसे ज़्यादा, अब जैसे कहते हैं कि कहाँ का प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो सबसे पहले हृदय पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसे कहते हैं हृदय आघात। यूँ किसी भी धमनी या शिरा के फट जाने से जानलेवा रक्तस्राव होना। ठीक विद्यार्थियों, इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करना। अब इसके जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इसको कैसे कम करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं। परानुकंपी भाग को सक्रिय करें। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन गति को बढ़ाता है, तो अनुकंपी बढ़ाता है, परानुकंपी कम करता है। परानुकंपी भाग को सक्रिय करें, इसको सक्रिय करें, यानी परानुकंपी कम करता है। और रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक नोट कर लें। अगर इसे नकारात्मक प्रभाव से कम करना है तो परानुकंपी भाग को सक्रिय करें। अब आगे नोट करें, और मैंने पॉइंटों में आपको जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, उसको समझ लें इसी वक्त, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक और नोट कर लें। वृक्क एवं हृदय संबंधी रोग, जैसे अभी पहले बताया ही मैंने, मानसिक स्तब्धता, उत्तेजना, चिंता, शारीरिक रोग, किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग हो, मधुमेह हो, तनाव, अनुवांशिकता के कारण भी जो है ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और श्रम का अभाव, यानी जो आलसी लोग होते हैं या अपने जो है शारीरिक श्रम कम करते हैं, उनके कारण उनको भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अनियमित जीवन शैली और गरिष्ठ भोजन, तो किनके द्वारा, वृक्क यानी किडनी और हृदय संबंधी रोग कोई हो, मानसिक स्तब्धता, उत्तेजना, चिंता, शारीरिक रोग, मधुमेह, तनाव, आनुवंशिकता, श्रम का अभाव, अनियमित जीवन शैली यानी नियमित नहीं है, और गरिष्ठ भोजन। अब इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, इसी वक्त नोट करें। प्रातःकालीन भ्रमण करना, सात्विक आहार लेना, नियमित जीवन शैली को अपनाना, फलाहार लेना यानी फलों का आहार लेना, उपवास रखना, सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य रखें। और ध्यान दें, तेल, घी, मांस, मिर्च, मसालों आदि का वर्जन करना, यानी वर्जन, इन सबको नहीं लेना है। और हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। और नमक न्यूनतम, बहुत अधिक नमक लेने से भी प्रॉब्लम ये होती है, ये यानी बीपी बढ़ता है। और अगर एकदम लो बीपी होता है तो हल्का सा नमक बढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन ये है ये जो न्यूनतम नमक है, यानी हल्का सुपाच्य भोजन और नमक न्यूनतम यानी जब बीपी बढ़ा रहता है तो हल्का या जो है बहुत अधिक नमक नहीं यूज करना चाहिए, इस तरह इसको समझें। और निश्चित समय पर, एक समय में भोजन लें, निश्चित समय पर। यानी रोकथाम कैसे करेंगे, प्रातःकालीन भ्रमण, सात्विक आहार, नियमित जीवन शैली, फलाहार, उपवास, तेल, घी, मांस, मिर्च, मसालों आदि का वर्जन, हल्का सुपाच्य भोजन, नमक न्यूनतम रहना चाहिए और निश्चित समय पर लेना चाहिए। अब आगे समझें, आसन इसमें कौन से करेंगे, तो गर्दन एवं वक्ष भाग की यौगिक क्रियाएं आपको करना है, पवन मुक्तासन एवं वज्रासन को करना है। ठीक, और प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भ्रामरी, चंद्रभेदी प्राणायाम और मंत्र ओम का उच्चारण करना है। ठीक, अब निम्न रक्तचाप का भी थोड़ा सा इसमें जो है समझ लें कि आसन कौन से करेंगे निम्न रक्तचाप को दूर करने के लिए, यानी लो बीपी को दूर करने के लिए, तो श्वास प्रश्वास की यौगिक क्रिया करेंगे। श्वास इसमें जो है श्वास प्रश्वास की यौगिक क्रिया करेंगे। और पवन मुक्तासन
आसन करना है और सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार, यानी आसनों में देखो ये तो हो गया श्वास प्रश्वास की योगिक क्रिया, और पवन मुक्तासन, सर्वांगासन एवं सूर्य नमस्कार आपको करना है। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन, जैसे सामान्य भाषा में नाड़ी जो है अनुलोम विलोम लोग कहने लगे हैं, और यानी डीप ब्रीथिंग करना है आपको। और भस्त्रिका प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है और सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। और यह ध्यान देना है कि जब बीपी बढ़ा रहेगा यानी हाई ब्लड प्रेशर में सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना है, उसमें चंद्र भेदी प्राणायाम करना है, और लो बीपी में सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, और मंत्र ओम का उच्चारण करना है। तो विद्यार्थियों, आपने हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी जरूर शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, इसमें हमने मुख्य पॉइंटों को ही रखा है, और अगर इसके विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर डीप में मैं समझाना शुरू करूँगी तो फिर जो है आपको भी थोड़ा सा ऊब महसूस होगा, और मुख्य पॉइंटों को आप मिस कर जाएंगे फिर, इसलिए हमने जो है मुख्य पॉइंटों को ही रखा है। तो कल तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।